जय हिंद। जियोग्राफी में हम आपको पठार पढ़ा रहे हैं। दक्षिणी भारत का ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला भाग, इतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आज से ये नया शुरू करें, थोड़ा सा कोशिश रहेगी दिखाने की आपको। इस पे ये जो है, इस पे हम आपको दिखा ले जाएं। इतना ही, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इतना ही प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो मकर रेखा से चलते हुए, मकर रेखा से चलते चलते फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा पर आया। यही भाग है, इतना जितना हम बनाए हैं इतना ही भाग है जो क्या है, मकर रेखा पे आया। अब देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया कि मकर रेखा से सबसे पहले भारत कहाँ था, उसके बाद फिर कर्क रेखा, विषुवत रेखा पर आया, फिर उसके बाद कर्क रेखा पर आया। सबसे पहले भारत यहाँ पर था और टूटा गोंडवाना लैंड से, यहाँ पर था भारत। फिर विषुवत रेखा पर आया, विषुवत रेखा पर फिर यहाँ आया। जब यहाँ पे आया तो अरब सागर, जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, यह किससे टकराई? अरब सागरी प्लेट से। अरब सागरी प्लेट से ये क्या की, टकराई। जब अरब सागरी प्लेट से टकराई तो यहीं पर ये जो मुंबई दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इतना भाग ये महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई है। तो ये जो दिख रहा है, यहीं पर क्या हुआ कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। क्योंकि मतलब जैसे जहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होता कहाँ से है, ज्वालामुखी अलग टॉपिक है, लेकिन उद्गार वहीं पे होगा जहां पे क्या होगा, जमीन थोड़ी जो परत है ये कमजोर होगी, वहीं पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। हालांकि अब जो है यहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी या भूकंप का उद्गार नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि देखिए, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो सकती है, तबीयत खराब है। 16 करोड़ साल पहले ये जो आपका हिमालय हम यहाँ तक पढ़ाए हैं, ये 11 से 11 से 12 करोड़ साल पहले ये बना है। ये जो बना है 11 से 12 करोड़ साल पहले बना है, जबकि ये जो है 4 करोड़ साल पहले ही बना है। अब कहेंगे कि 4 करोड़ साल पहले कैसे बना? और देखिए, ये जो यहां पर जो है, ये जब टकराया था इसमें उद्गार तो तभी हो गया। ये जब ये दक्षिणी भाग जो है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये जब इससे टकराया था अंगारा लैंड से, तो वहां पर ज्वालामुखी उद्गार तो हो गया, लेकिन जो पर्वत ऊपर जा रहा था, जो जिस पर्वत का निर्माण हो रहा था टकराने से, जिस चीज का निर्माण हुआ उस हिमालय पर्वत का, वो कई करोड़ साल लगे। मतलब कई करोड़ साल बाद, 2-3 करोड़ साल बाद हुआ। अब आज भी देख रहे हैं कि हर 10 साल 15 साल पे पॉइंट में हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट वाला सबसे ऊंचा भाग है, वह 0.84 बढ़ा है। लगभग 16, 17 से 18 साल में, 20 साल में इतना में 0.84 बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर बढ़ने में कितना दिन लगा होगा। अब फिर उसके बाद उसका निर्माण होना था, उसको ऊपर भी उठना है, तो मतलब टाइम तो लगेगा ही ना। तो ये जब टकराया था, तो इसमें जो उद्गार हुआ, वो तो उद्गार तुरंत हो गया। तो उद्गार तो 2-3 करोड़ साल पहले उस टकराने से, मतलब उसके निर्माण होने से, जो ये हिमालय निर्माण हो रहा था, इसके निर्माण होने से 2-3 करोड़ साल पहले ही यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो गया था। और ये जो यहाँ से लावा निकला था, ये लावा निकलते 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 ये जो इस साइड आ गया। फिर कुछ भाग जो है यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए आप गीली मिट्टी फेंकते हैं या कुछ भी, जैसे सीमेंट बालू मिक्सचर किया जाता है, तो मिक्सचर करके जब फेंका जाता है कहीं, तो देखते हैं उसके एक के ऊपर, जैसे इसको डालते हैं, तो एक के ऊपर जो है, जैसे किसी चीज के ऊपर एक फेंकते जाएंगे, एक के ऊपर एक फेंकते जाएंगे, तो एक आध समय ऐसा आता है कि ये फैलता जाता है। अगर हल्का है ये, तो ये क्या करता है, फैलता जाता है, और फैलते फैलते लगभग बराबरी कर लेता है, लगभग
बराबरी कर लेता है, फिर यहाँ पर भी आके कुछ क्या हो जाता है, जमने लगता है। जैसे बराबरी हो जाती है तो देखते हैं ये जो पर्वत का निर्माण है ये अचानक आके यहाँ पर बराबरी हो जाता है। तो जो बराबर होता है इसी तरह यह भी है। ये जो पठार है, ये पठार से जब ये लावा निकला था तो कुछ भाग, इसका जो कुछ भाग है, लावा जो निकला था इसका जो कुछ भाग है वो तो इधर भी भागा, ये इधर भागा और इधर भी भागा। सुना रहे नहीं? तो इधर भी जब ये भागा तो ये जो घाट है पूर्वी घाट, इसका जो निर्माण हुआ इसी से निर्माण हुआ, इसी लावा से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। और इस पश्चिमी घाट का भी किससे निर्माण हुआ है, लावा से ही पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? पश्चिमी घाट से ही लावा का निर्माण हुआ है। तो दोनों घाटों का निर्माण किससे हुआ है, तो इसी जो ये लावा निकला था इसी से हुआ है। तो हमने आपको जो पठार पढ़ाया था उसमें हम ये बताए थे आपको कि पठार निर्मित कैसे हुआ। यहाँ पर पठार ये बना कैसे, अब कौन सा पठार कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। कौन सा पठार, हम ये बताएंगे आपको कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, हमें आपको यही बताना है ना। हम जब पढ़ा रहे थे आपको तो हमने आपको हर चीज बता दिया कि कैसे वहां से उठ के आया, फिर बॉम्बे आई जो है वहां से तेल कैसे क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, हम आपको हर चीज बताए हैं। हाँ, आप देखिए अब आपको हम बताएंगे कि पठार कौन कौन से पठार कहाँ है। तो ये जो दिख रहा है आपको, सॉरी, ये पीला कलर दिख रहा है आपको, पीला कलर, यहां से ये देखिए ये है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, और यहां पर है ये विंध्याचल पर्वत। यहां पर क्या है, ये विंध्याचल पर्वत है। फिर इसके बीच में सतपुड़ा पर्वत है। समझा रहे, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। तो इन दोनों लोग के बीच में ये क्या है, नर्मदा नदी बहती है, इधर नर्मदा नदी बहती है। हालांकि सभी नदियां क्या है जो वो बहती है किधर, ये जो नदियां है, ये जो नदी है ये बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, किधर बहती है, जबकि सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये नदी जो है यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती है, तो ये भ्रंश घाटी के दरार के कारण यहाँ पर बहती है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे है सतपुड़ा, और यहाँ पर नीचे है अजंता, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो किसी एक ही राज्य में स्थित है, तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो किस में स्थित है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये जो हम आपसे पहले बताए थे तो हमने कहा था ये जो भाग है इसका, ये नीचे वाला जो भाग है भारत का ये जो नीचे वाला भाग है इससे ऊंचा है, इससे ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाती है यहाँ पर देखिए ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ गई, फिर यहाँ पर सतपुड़ा आ गई, ये है आपका अजंता। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ऊपर एक यहाँ पर जो है इसे कहते हैं मध्य उच्चवर्ती भूमि, ये जो भाग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप सोचिए ये पहाड़ है तो श्योर है कि उसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर 2500 मीटर होगी ही होगी। कहीं ना कहीं उस पर ऐसे ऐसे पर्वत होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। तो ये जो भाग है, ये बीच वाला जो खाल भाग है, मतलब ये ढलान वाला भाग है, आप देखते होंगे जितनी भी नदियां जाती हैं ये इधर से, ये किधर गिरती है, इधर ही गिरती है ना, इधर से जाती है तो इधर ही गिरती है ना, जितनी नदी आती है किधर गिरती है, इधर ही गिरती है ना नदियां। तो ये इधर ढलान है, तो ये जो भाग है इस पहाड़ के ऊपर है, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उस साइड है, ऊंचा है, इसलिए इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, इसलिए इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि।
सुना कि नहीं? तो मध्यवर्ती उच्च भूमि किसे बोला जाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि उसे बोला जाता है जो मध्य प्रदेश का कुछ भाग लेकर, ये जो आपका है ललित उदितपुर लेकर, ये जो क्या है मध्य उच्चवर्ती भूमि है। समझा है नहीं? तो इसे हम लोग कहते हैं मध्य उच्चवर्ती भूमि। इसके नीचे क्या है? ये पठार है। क्या है? ये पठार है। तो जो दक्षिण भारत हमारा है, दक्षिण भारत का पठार हम जिसे कहते हैं, बार बार हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि दक्षिण भारत का जो पठार है वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। बता रहे हैं ना हम, यहाँ से यहाँ ऐसे ही भारत आया था। तो इसमें अब पठार कहाँ कहाँ पे है? पठार तो जैसे ये पूरा है, ये पूरा है यही पठार, लेकिन उनके नाम क्या है? जैसे नाम भी पूछता है कि रायलसीमा का पठार कहाँ है, जबकि रायसीना की पहाड़ी तो आपको पता है कि दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। तो ये रायसीना है। राय ये भी लिख देते हैं, आपको बता देते हैं क्या है ये? राय, ये सीना है, रायसीना। और ये क्या है? ये है रायलसीमा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे पठारों को पूछता है। तो ये जो पठार है यहाँ पर हम देखिए, ये जो पीला कलर दिख रहा, देखिए पीला एमपी का है, ये पीला झारखंड का। तो झारखंड में यहाँ पर जो स्थित है वो रांची का पठार स्थित है। दिख रहा है कि नहीं? कोशिश पूरी हमारी है कि हम आपको दिखा दें। यहाँ पर रांची का पठार स्थित है। यहाँ पर स्थित है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से कोयला निकलता है। हमारे भारत में सर्वाधिक कोयला इसी झारखंड के वाले भाग में है, जो छोटा नागपुर का पठार है, जो झारखंड के भाग में आता है। तो सर्वाधिक जो कोयला है वह कहाँ पर है? झारखंड में सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। सर्वाधिक कोयला पश्चिम बंगाल के रानीगंज से निकाला जाता है, जबकि सर्वाधिक कोयला है कहाँ? झारखंड में। समझ में नहीं? दोनों क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन के तरीके होते हैं पूछने के, अलग अलग चीजें हैं पूछने की। समझ में आए नहीं? तो आपको झारखंड में कितने पठार मिले? झारखंड में कितने पठार मिले? ये जो भाग है मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसे हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। किसे? इस वाले भाग को। समझ में आ रहे हैं? तो आपको पठार जो हमने बताया दो, झारखंड में कितने पठार स्थित हैं? ये झारखंड है, झारखंड में दो पठार स्थित है। कौन कौन से? रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार। रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। समझ में आ रहा ना? छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। फिर यहाँ पर तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। आंध्रा का पठार या रायलसीमा, ये जो मैं लिखा हूं ये यहीं पे स्थित है। आंध्रा या रायलसीमा, ये क्या है? तेलंगाना का पठार है। ये कौन सा है? बस्तर। ये क्या है? रांची। ये क्या है? छोटा नागपुर। समझ में आ रहा है ना? तो किसका किसका पठार हो गया आपका? ये रायलसीमा बोलिए या आंध्रा का पठार बोलिए, इसे तेलंगाना का पठार बोलिए, इसे बोलिए बस्तर का पठार। ये कौन सा है? रांची। ये है छोटा नागपुर। इधर आ जाते हैं तो कर्नाटक का पठार बोलिए या धारवाड़ का पठार बोलिए। कर्नाटक का पठार बोलिए या धारवाड़ का पठार बोलिए। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ से मिलता है? भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ मिलता है? तो भारत में सर्वाधिक सोना जो मिलता है वह मिलता है कर्नाटक के कोलार खान से। केजीएफ मूवी बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ जो मूवी बनी है कोलार गोल्ड फील्ड। देखिए ये जो एक्चुअली जो ये स्थित है ये इनके बॉर्डर पे है, तेलंगाना के। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तेलंगाना भी दे देता है। किसको? ये जो केजीएफ है
जहाँ से ये सोना निकलता है, समझ में आ रहा है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार की खान। तो कभी कभी क्या है तेलंगाना देता है, हालांकि अक्सर वो कर्नाटक में ही देता है। तो धारवाड़ के पठार के अंतर्गत ही वो आता है। तो धारवाड़ के पठार को कर्नाटक का पठार कहे आप या धारवाड़ के पठार कहे। धारवाड़ के पठार से देखिए कच्चा लोहा बहुत निकलता है, हेमेटाइट, समझ रहे ना, कच्चा लोहा, हेमेटाइट, सिडेराइट, जो मतलब लोहे के ओर है, ओर मतलब अयस्क होता है, समझ रहा है, ओर। तो कर्नाटक के धारवाड़ से, कर्नाटक का पठार बोलिए या धारवाड़ का पठार बोलिए, इससे जो है ज्यादातर मात्रा में क्या निकलता है, लोहा निकलता है। तो यहीं पे कर्नाटक का बेंगलुरु बंदरगाह है। इसी बेंगलुरु बंदरगाह से क्या होता है कि हमारे यहाँ ईरान उरान को जो है वहाँ पर लोहा की सप्लाई की जाती है। एक बार तो ऐसा समय था कि यहाँ से जापान को, जापान इधर साइड में है, उसको क्या हुआ था, लोहा सप्लाई किया गया था। क्योंकि हमारा भारत लोहा मतलब अच्छा ठीक ठाक, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ठीक ठाक उत्पादन करता है, समझा रहे। और लोहा से जानते हैं 99% लोहा है ना, और 1% कार्बन फेंक देंगे ना, 1% कार्बन, तो वह स्टील बन जाएगा। क्या होगा, वह स्टील बन जाएगा। 99% क्या है, लोहा है, और 1% क्या है, कार्बन। तो कहीं भी आप देखते होंगे तो लौह इस्पात, स्टील में होता क्या है, स्टील मीन्स इस्पात ही होता है। तो लौह इस्पात उद्योग जो था, कभी तो देखेंगे, कभी कभी आप अक्सर, कभी कभी क्या झारखंड में यह है, टाटा ने जो अपनी कंपनी बैठाई थी 1907 में, तो वह लौह इस्पात उद्योग टाटा ने बैठाया था। तो वहां पे भी स्टील लगा है। आपके पश्चिम बंगाल में भी कई जगह है, समझ रहा है। तो ये जो पठार है आपका, ये पठार है, ये इसे कर्नाटक का पठार कहिए या धारवाड़ का पठार कहिए। कर्नाटक के पठार से आपको लोहा मिलता है, लोहा नहीं मतलब लोहा का अयस्क मिलता है। लोहे के अयस्क हेमेटाइट, सिडेराइट, ये जितने भी हैं मतलब ये आपको मिलते हैं। इसके बाद फिर है यहाँ पर दक्कन का पठार, महाराष्ट्र में। देखिए कहने को तो हम इस पूरे को दक्कन का पठार कहते हैं, इस पूरे को दक्कन का पठार कहते हैं, लेकिन है क्या कि ये जो मुख्य भाग है इसे हम दक्कन का पठार क्यों कह रहे हैं, इसे हम इसलिए दक्कन का पठार कह रहे हैं क्योंकि जो सर्वाधिक लावा निकला ना ज्वालामुखी के बाद जब सर्वाधिक लावा निकला तो उसका ज्यादातर विस्तार यहीं पे हो गया। ये इधर जो ये वाला जो भाग है, इधर तो मतलब फैल के गया है, इधर फैल के गया है। तो ये जो है दक्कन का पठार है, मेन जो है ये दक्कन का पठार है। यहाँ पर आपका स्थित है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार यहाँ पर स्थित है। ये है आपका कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ एमपी, कुछ छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ पर स्थित है बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार। अब इधर जो है ये देखिए यहाँ पर विदर्भ का पठार, बीच में विदर्भ। ये जो विदर्भ है, विदर्भ आने वाले समय में हो सकता है कर्नाटक से महाराष्ट्र से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार इसको ना मतलब क्या बोले उसको, अनदेखा कर देती है, मतलब देखती ही नहीं, इधर के मामले में मतलब कुछ भी नहीं, इधर कोई विकास ही नहीं करती। जैसे हमारा भारत देखते हैं इस पूर्वोत्तर राज्य में कोई विकास होता है, जबकि बहुत अच्छा विकास होगा इधर, पर्यटन के लिए तो बहुत अच्छा इधर है, लेकिन इधर कोई विकास ही नहीं करता है। मतलब ही क्या है, तो तभी तो चीन यहाँ पे कब्जा करेगा और जिस दिन काटेगा ले लेगा पूरा, लेकिन उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि ले लेगा। हमारी सेना क्यों है, किस दिन के लिए? अरे नेता नहीं लेने दे, नेता दे देंगे, हमारी सेना थोड़ी दे देगी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन भाई इधर विकास, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इधर विकास करना चाहिए। क्योंकि पर जो पर्यटन है बहुत अच्छा इधर है, इधर अच्छे से पर्यटन बना सकते हैं आप। कहीं से कुछ निकाल दीजिए, कहीं पे कुछ बना दीजिए, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कुछ अच्छा
चीज़ों को लगाइए, वहाँ पे कुछ खोलिए भी, मतलब विकास करने का मतलब कुछ भी विकास किया जा सकता है। पर्यटन स्थल में आप वहाँ पे कोई अभ्यारण्य बना दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बनाने के लिए भारत में, बनाइए ना। लेकिन कौन सोचता है, अपना फायदा है, इधर से क्या मतलब हम लोगों से। लेकिन फिर भी भारत सरकार को जो इधर देना चाहिए, अभी फिलहाल तो ये लोग बहुत अच्छा अच्छा मतलब चीज़ें बना कर देते हैं। इन लोगों को सिर्फ कंपनी की चीज़ें अच्छी है। इधर तो हम देखते हैं कि जो बांस होते हैं, बांस, बम्बू जानते हैं ना, बांस, उसका वो मतलब बम्बू का जो काट के छिलका होता है, उस छिलके से मतलब वो लोग बनाते हैं, पानी पीने वाला भी बना देते हैं, समझा रहे ना। ऐसे ऐसे मतलब उसको भून देते हैं अच्छे से, उससे पानी पिया जा सकता है। कुछ ये लोग बैग टाइप, हल्का हल्का ऐसा टाइप बनाते हैं कि उससे आप बैग ले जा सकते हैं, बैग टाइप ले जा सकते हैं उसको, मतलब बहुत चीज़ें लोग बनाते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। मैं तो अभी बीच में ही देख रहा था कि मतलब कुछ सब्जियां जो कुछ आ रही थी, तो वो उनको बांधने का काम जो है इसी मतलब अ, ताड़ का, नहीं जो ताड़ के वृक्ष में, ताड़ का जो वृक्ष होता है इसे, तो उनके पत्तियों में नहीं दिखते हैं ऐसा चौड़ा चौड़ा पत्ती निकला रहता है। तो इन चौड़ी चौड़ी पत्तियों से क्या है कि मतलब खोगा बनाया जाता है, उसमें मिठाई रखी जाती है, जैसे मतलब तमाम तरह की चीजें बनाई जाती है। तो इधर का जो है अच्छा विकास होता अगर सरकार चाहती। तो ये क्या है, थोड़ी इधर ये क्या है, तो इसीलिए जो है विदर्भ, विदर्भ क्या है, इधर सरकार महाराष्ट्र अलग करती है इसको। तो अब कुछ दिन बाद ये टूट जाएगा, तो यहाँ की जो राजधानी होगी नागपुर होगी। देखिए नागपुर हमारे यहाँ दो जगह है, एक तो महाराष्ट्र में नागपुर है, ये जो है छोटा नागपुर है। जो झारखंड में स्थित है वह छोटा नागपुर है, समझ में आ रहा है। झारखंड में जो है वह छोटा नागपुर है। आपका ये जो है विदर्भ के पास है। मैं मेरा सेंटर एक बार में जब मैं नेवी के लिए एग्जाम दे रहा था, तो नेवी के लिए मेरा एग्जाम यही सिर्फ नागपुर के पास ही गया था। हालांकि नागपुर थोड़ा दूर है, सेंटर मेरा कुछ आग पहले ही पड़ गया था। तो ये जो नागपुर है, जब विदर्भ अलग होगा तो उसकी राजधानी नागपुर ही बनेगी, क्योंकि विदर्भ में सबसे बड़ी सिटी जो आएगी नागपुर ही होगी। हालांकि अक्सर राजधानियां जो है बड़ी सिटी में बनाई जाती है। तो ये क्या है, विदर्भ का पठार है। ये क्या है, मालवा का पठार है। ये क्या है, बघेलगढ़ का। ये क्या है, ये क्या है, ये रांची का पठार है। ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। तबीयत खराब होने से थोड़ा सा इस सर में दर्द हो रहा है, लेकिन कई दिन से वीडियो रुका है। सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह पढ़ा के कम से कम एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। हाँ, समझ में आ गया। देख लीजिए इतने पठार है। देखिए कोशिश हम पूरा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पठार यहाँ तक है पूरा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पठार नहीं है। ये जो पठार है ये पूरा पठार है, लेकिन इन पठारों के नाम है कुछ, इन पठारों के नाम है कुछ। तो नाम पूछता रहता है अक्सर, तो याद कर लीजिए। ये जो झारखंड में दो है, छोटा नागपुर का पठार एक, रांची का पठार दो, आ जाइए इधर फिर बस्तर का पठार, बघेलखंड का पठार, इधर फिर मालवा का पठार, यहाँ पर फिर है आपका विदर्भ का पठार, दक्कन का पठार, यहाँ पर तेलंगाना का पठार, यहाँ पर है रायलसीमा या आंध्रा का पठार, कर्नाटक या धारवाड़ का पठार। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर फिर है मेघालय का पठार। क्या है, मेघालय का पठार है। गारो खासो जयंतिया जो है वह इस हिमालय में नहीं आता है। समझ आ रहा है ना। क्या है, इस हिमालय में वो नहीं आता है, तो वह जो है यहीं से आता है। तो यहाँ पर जो क्या है, ये मेघालय का पठार है। समझ आ गया। ये बीच में बांग्लादेश पड़ता है, तो ये मुझसे मालदा दरार से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कितने पठार हो गए आपके, छोटा नागपुर, रांची, बस्तर, तेलंगाना, रायलसीमा या आंध्रा, कर्नाटक या धारवाड़, यहाँ पर आपका होगा दक्कन का पठार, ये विदर्भ का पठार, ये क्या है मालवा का पठार। समझ गए ना। हाँ, तो ये जो पठार है आपको पठार
बता दिए पठार का निर्माण कैसे हुआ था। अच्छा पठार कहते किसे हैं भी हमको बता दिए थे कि ये जो पठार होते हैं उनकी ऊंचाई पर्वतों इतनी भी हो सकती है। जो पर्वत चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट 8,848, अगर उस पर जो आपका पठार है वह 8,848 मीटर ऊंचा भी हो सकता है। मान लीजिए देखिए ये आपका मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है ना। ये क्या है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। लेकिन हम क्या किए समझा रहे। तो इसे क्या कहेंगे इसे पठार। समझा क्या इसे पठार कहेंगे। तो पठार कहते किसे हैं जिसकी ऊंचाई लगभग